जय भीम। आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस महान दिन और इस महान अवसर पे सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आज का दिन मैंने लाइव के लिए क्यों चुना, वो एक विशेष, मुझे लगा कि गणतंत्र दिवस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोशिश की जाती है कि गणतंत्र दिवस पे गणतंत्र पे बात ना हो। ये जबकि जरूरी है कि गणतंत्र दिवस पे सिर्फ गणतंत्र पे बात हो, लोग गणतंत्र को समझें, लोग लोकशाही को समझें, रिपब्लिक को समझें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि गणतंत्र दिवस पे जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा जानबूझ के नहीं की जा रही। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है इस मूवमेंट का, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम फूले साहू की मूवमेंट का एक सिपाही होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते, कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज गणतंत्र को सेलिब्रेट किया। उन्होंने चाहे तिरंगे को सलाम किया हो, या राष्ट्र निर्माताओं को सलाम किया हो, या कोई भी ऐसा कार्य, वो कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल हुए हों, या उन्होंने दिल ही दिल समय की कमी के कारण जो है रिपब्लिक डे को जो मनाने का काम किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे रैली करने के लिए बहुत साधन जुटा के आपके बीच आने की जरूरत नहीं। यहीं हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, जो आज मुल्क के हालात हैं, उस पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस पे जो वार्ता आपसे होनी चाहिए, उस पे जो डायरेक्शन आपको मिलने चाहिए, वो देने के लिए मैं आज आपके बीच हूं। पहली बात, ये जनवरी माह हमारे लिए बड़ा पावन माह है, साल की शुरुआत का माह है। और साल की शुरुआत कैसे होती है, देशवासियों के साथ बहुजन समाज के साथियों को भी जानना चाहिए। देश की शुरुआत होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी, इसी 1 जनवरी पे मैं गणतंत्र से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। एक नेतृत्वकर्ता होते मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब तक ये बात पहुंचे। 1 जनवरी 1818, भीमा कोरेगांव। क्यों हुआ भीमा कोरेगांव, और भीमा कोरेगांव के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पे भी आपको आज ही के दिन मेरा मानना है कि ये पावन माह है, तो आपको बताना चाहिए। साथियों, चंद अधिकारों के लिए जो सामाजिक गैर बराबरी उस समय मौजूद थी, जहां छूने की आजादी नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की, घूमने की, बात रखने की, सम्मान से जीने की आजादी नहीं थी, चंद जो
पाबंदियां हम पे लगाई गई थी, उनमें से कुछ जो इतनी पाबंदियां लगाई उनमें चंद पाबंदियां हट जाएं, जैसे वो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाए, जैसे दिन के उजाले में निकलने का अधिकार मिल जाए जो पशुओं को भी था। उन उन अधिकारों के लिए उस समय की पेशवाई से हमारे लोगों ने मांग की कि हम आपके खेमे की तरफ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय के संविधान के अनुसार शस्त्र रखने का और चलाने का अधिकार जो है वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था में आधारित क्षत्रिय समाज को था। इसके कारण हमारे लोगों को इतना बलशाली होने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो शासक थे उनसे बात की कि अगर आप हमें मौका दोगे और हमें अधिकार दोगे तो हम आपके साथ आपकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ें। और उनसे ये समझौता हुआ कि ये जो पाबंदी है ये आप अगर हटा दोगे तो हम लड़ेंगे। इसलिए मैं भीमा कोरेगांव की बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं 26 जनवरी पे। जिन अधिकारों के लिए युद्ध हुआ, जाने गई, 28,000 पेशवाओं को मरकर कीमत चुकानी पड़ी, जबकि अधिकार नहीं देना मुनासिब समझा गया, उन सारे अधिकारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें हमें दिया। एक शंका भी जाहिर की डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के साथ, जो संविधान में अधिकार दिए गए उनको लेके, कि संविधान से अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है तो देश में खुशहाली आ जाएगी। उन्होंने कहा, इस शंका को जो मैं शंका आपसे बात कर रहा हूं कि राजनीति में 1 वोट एंड 1 वैल्यू, 1 वोट और उसका 1 मूल्य, इससे राजनीति में तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन जो देश में पहले से सामाजिक गैर बराबरी जातियों के आधार पे और जो आर्थिक गैर बराबरी है उस समय की राज व्यवस्था की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक संविधान के रहते भी देश में समानता नहीं आएगी। उन्होंने अपील की उस समय के सभी लोगों से कि हमें जल्द से जल्द एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को भारत से खत्म करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को रूल करने का मौका मिला, देश को चलाने का मौका मिला सरकारों के रूप में, उन लोगों ने इस बात को किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है, कभी किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं रखी कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को आपके अधिकार जरूर चुभते हैं, इसलिए वो बार बार आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए मांग करते रहते हैं। लेकिन उन ना समझो को कोई क्या समझाए कि जिस जाति के आधार पर देश बटा है, अगर वो जातियां समाप्त कर दी जाए तो कोई भी जाति का प्रिविलेज नहीं ले पाएगा, फिर आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। तो मैं जो शंका जाहिर कर रहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, और उस बात को मान्यवर काशीराम साहब ने समझा। अगर आप पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हमें देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना है। वो अपने आंदोलन को सामाजिक गैर बराबरी दूर करने का और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस बात से जो है प्रदर्शित करते थे, अपने साथियों को कहते थे। कुछ सपने भी बाबा साहब अम्बेडकर ने देखे थे गणतंत्र को लेके। गणतंत्र आया किस लिए? देश में बहुत सारे लोगों को अधिकार थे, लेकिन इस देश के वंचित तबके को अधिकार नहीं थे। शूद्रों को, महिलाओं को, अछूतों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं थे। उनके लिए आया गणतंत्र। पहले भी राजा होते थे, राजशाही थी। जब तक देश एकजुट नहीं हुआ,
भारत नहीं बना तब तक कबीले और बादशाही में बटा हुआ था। तो जरूरत किसकी थी? डेमोक्रेसी की जरूरत किसको थी? असल में डेमोक्रेसी की जरूरत इस देश के एक बड़े समाज को थी, जिसको लंबे समय तक अधिकार से वंचित रखा गया। उनको ये एहसास था कि जिन लोगों ने कई हजार साल तक हमारे साथ अन्याय किया और हमें अन्याय सहते देख कभी उनका दिल नहीं पसीजा, वो हमारे लोगों को इतनी आसानी से अधिकार नहीं देंगे। इसलिए संविधान का सपना और संविधान में अधिकार हमें मिले, और संविधान का सपना पूरा किया बाबा साहब ने। 2 साल 11 महीने 18 दिन जाग के, दिन रात एक करके ये पूरा संविधान लिखा गया। आज हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अधिकार बहुत आसानी से मिल गए, जबकि ये सच नहीं है। इन अधिकारों के लिए कीमत चुकानी पड़ी। जैसा मैंने कहा कि 1 जनवरी 1818 में कुछ अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस बार कीमत आपने नहीं चुकाई, मैंने नहीं चुकाई। इस बार कीमत चुकाई बाबा साहब अम्बेडकर ने, अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी सुख सुविधाएं, अपना घर परिवार कुर्बान करके, अपना जीवन कुर्बान करके। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पिता, अपने बाबा से भी पहले याद करते हैं। इसलिए अब हम लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं। जिन लोगों ने उनको समझा, उन्हीं लोगों को उनकी कद्र। लेकिन साथियों, कद्र करने से काम नहीं चलेगा, उनके दिखाए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी इस बात को, नेता लोग इस बात पर ध्यान दें और समाज को जाके समझाएं कि बाबा साहब को ने सपना तो देखा कि परिवर्तन होगा, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि इनका चरित्र बदल जाएगा जिन लोगों के हाथ में सत्ता है। इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार आखिरी व्यक्ति को भी जो बालिग है उसको दिलाने का प्रयास किया। पहले इसकी एज 21 साल रखी गई, फिर परिवर्तन हुआ, 18 साल आई। लेकिन बाबा साहब को ये उम्मीद थी, उनका जो अनुभव था, उनका जो ज्ञान था, जिसमें उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी, उनको ये महसूस होता था कि आने वाले कल में जो वोट का अधिकार मैंने अपने लोगों को दिया है, उस वोट के अधिकार का प्रयोग करके ये कमजोर शोषित वर्ग के लोग अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और जो अधिकार संविधान में मैं लिख रहा हूं उनको लेने का प्रयास करेंगे। संविधान महज एक किताब नहीं, संविधान भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की दुनिया है। जो लोग नहीं समझ पाए कि संविधान ने हमें दिया क्या, तो संविधान ने हमें दिया ये कि जिस व्यक्ति को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, आज वो सम्मान का जीवन जी रहा है। आज वो स्वाभिमान के साथ इस देश में घूम रहा है। आज उसको नौकरी करने का, बिजनेस करने का और तमाम तरह के जो है चीजों में शामिल होने का अवसर, आज उसको बोलने का, नेता बनने का सारे अवसर। आज मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो कोट पैंट मैंने पहना, ये सिंबल है, इसलिए मैंने ये पहना। यहां अन्य अन्य नेताओं ने अन्य अन्य कपड़े पहने, किसी की वेशभूषा वो धोती कुर्ते की थी, किसी की हाफ पैंट और शर्ट की थी, लेकिन यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया कि वो अपने समाज को संदेश दे पाए कि वो सम्मान स्वाभिमान से जी, और इसलिए अपने अंदर काबिलियत पैदा करें और साधन जुटा के वो जो सुविधाएं ताकतवर लोगों के पास थी वो भी प्राप्त करें। इसलिए मैंने आज कोट पैंट पहना कि आपको बताया जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे। वो आपको भूखा नंगा नहीं देखना चाहते थे, वो आपको किसी का पिछलग्गू नहीं देखना चाहते थे, वो आपको इस देश में शासक देखना चाहते थे। वो जीवन जो इंसानों को इस देश में प्राप्त हो, वो जीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर देखना चाहते थे आपके लिए। इसलिए इस संविधान ने हमें दिया पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, जो नहीं दिया गया था। कितनी भी कीमत चुकाने के बाद, कितना भी अपमान सहने के बाद, रोने के बाद, चिल्लाने के बाद, वो समानता का अधिकार, वोट की ताकत को, वोट से अपने लोगों की वोट को तैयार करके हुक्मरान बनने का अधिकार,
इस देश में राजसत्ता में शामिल होकर अपने लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार, और आपके साथ अगर अन्याय हो तो आपको संरक्षण देने का अधिकार, आपकी तरफ आपको अगर वो आपका उत्पीड़न किया जाए आपकी रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार, ये दिया संविधान ने। कितना जान पाए हम लोग संविधान को? हम इतना जान पाए गणतंत्र और संविधान दोनों। मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको याद रखना, आपके दिल में आपको समझ आए कि हम इतना जान पाए गणतंत्र को कि जितने वोट से देश में सरकार बनती है उससे ज्यादा लोग वोट ही नहीं देते भारत में। हम इतनी वोट की वैल्यू को समझते हैं। आप चेक करा के देखो आज तक का आंकड़ा, जितने परसेंट लोग वोट देके जो हैं इसमें 21वीं सदी के भारत में सरकार बनाते हैं, 37% 38% वोट देते हैं। आप चेक करो, लगभग उतने ही लोग इस देश में वोट नहीं देते क्योंकि पोलिंग परसेंटेज 60%, 62%, 64%, 65% रहता है। जब 70-72% वोटिंग परसेंटेज होता है तो खलबली मच जाती, इतना वोट कैसे पड़ गया है। यानी कि इस देश की जितने लोग सरकार बनाते हैं उससे ज्यादा लोग तो सरकार बनाने में शामिल ही नहीं होना चाहते। इतनी जानकारी हमें देश में गणतंत्र की। गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन कहां शासन? आज भी मुट्ठी भर लोगों ने मनी माफिया मीडिया के जरिए इस देश के शोषित वर्ग के लोगों को यह एहसास कराया कि राजनीति बुरी चीज होती, इसमें नहीं आना है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और वो ये भी कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। जो समस्या साथी हो आपको है, जिनको आप फील करते हैं, अगर आपको लगता है उसको कोई और दूर करेगा तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इसको दूर कीजिए। समस्या आपकी है तो खड़ा भी आपको होना पड़ेगा। तो भारत के लोकतंत्र ने हमें एक आखिरी व्यक्ति को भी, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसकी जेब में पैसे नहीं, जिसपे बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, बड़ा फार्म हाउस नहीं है, जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको भी अवसर दिया कि वो अपने लोगों को काम करके समझा के तैयार करे, क्योंकि वोट डालने में पैसे नहीं लगते साथी, कि वो वोट को का जो उद्देश्य था वोट का अधिकार देने का उसको समझें। और वो जो जिन सरकारों के आगे वो हाथ फैला के उम्मीद करता है कि सरकार उनको कुछ देगी, उस अधिकारों को प्राप्त करे, अपने आप वो मालिक बने। अगर कोई कुछ देगा तो वो देगा जो उसके पास बचा होगा। अगर आप अपने आप मालिक बनोगे तो वो प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए वो हमें देने वाला बनाना चाहते कि हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस देश में हुक्मरान बने, अपने पैरों पर खड़े हो, इस देश में इस तरह की एक जो है सत्ता स्थापित करे जो अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराए। उनको उम्मीद थी कि एक दिन हमारे लोग जागेंगे, पढ़ लिख कर जो अवसर मिले हैं उनको समझेंगे, वोट की वैल्यू को समझेंगे। लेकिन आज भी कुछ लोग चंद पैसों पे अपनी वोट को बेच देते हैं या दुश्मन को ही वोट दे देते हैं। जिस वोट से शक्ति का निर्माण करना है उससे अपने लिए, अपने समाज को और खुद को नुकसान देने के लिए हथियार का इंतजाम कराते हैं दुश्मन का। और उसका नुकसान सिर्फ आप चंद लोग नहीं उठाते, उसका नुकसान उठाता है पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश। उन्होंने कहा जिस दिन ये संविधान लागू हुआ उसके साथ साथ उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा, और एक उम्मीद, एक विश्वास था उनके अंदर। वो जितना खुद पे विश्वास करते थे इतना हम पे भी करते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे निराश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक भारत का संविधान जिंदा है मैं जिंदा। आज उनके संविधान पे खतरा है। आज कुछ लोग षड्यंत्र करके
एजेंडा बना के, पूरी रणनीति तैयार करके उनके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और उसी खत्म करने की प्रयास में उन्होंने देश के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिन पे आपको अवसर मिला था नौकरी में शामिल होके आर्थिक रूप से ताकतवर होने का और अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने का, उन सारे सरकारी डिपार्टमेंट को एक एक करके बेच रहे हैं, अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में दे रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि 21वीं सदी में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का इतना बड़ा जो है एक समझौता होगा कि भारत की जनता पिस जाएगी। उन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी शोषितों की होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा 21वीं सदी हमारी होगी। कई और अन्य महापुरुषों ने कहा 21वीं सदी में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन करेगा कौन? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन करेगा परिवर्तन? जब सब लूट जाएगा तब हम लोग काम करेंगे क्या? मैं आपसे अपील करता रहता हूं, कहता रहा हूं, गांव की तरफ जाओ, गांव में जाकर लोगों को जगाओ, तैयार करो, समझाओ। लोगों ने झूठ फैलाया, लोग लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोग लोगों को धोखे में रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब के बेटे आगे बढ़ जाएं और गरीबों की समस्याओं का हल हो। वो नहीं चाहते कि गरीब को उसका अधिकार मिले। आप महसूस करके देखो, हमारे नेता लोग भी, हमारे साथी लोग भी, हमारे भाई बहनें, कि 72 साल के इस लोकतंत्र में हमारे हिस्से में क्या है? क्या हमें जमीन मिली? क्या हम सब लोगों को सम्मान से जीने के लिए रोजगार मिला? क्या इस देश में हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का, समानता का जीवन मिला? क्या अब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो गया जो हम चुप बैठे हैं? क्या देश में अब महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई है, उनके साथ अन्याय नहीं होता? क्या मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे अब हमारी हत्या होनी बंद हो गई है? क्या देश में जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी निर्धारित हो गई है? क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है? क्या देश में समतामूलक समाज बन गया है? क्या मिला है 72 साल में? जिन नेताओं के भरोसे आप रहे, उन्होंने आपको दिया क्या है? क्या आज भी आपके घर में सुबह उठ के सबसे पहले इस बात पर चर्चा नहीं होती कि आज राशन कहां से आएगा, आज इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, आज स्कूल के लिए फीस कहां से आएंगी? दुश्मन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपने लोग सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी होती है, आप सारी एट्रोसिटी पे जाके लड़ते हो, लेकिन अगर उस समाज को आप तैयार नहीं करोगे कि वो अपनी वोट से अपनी ताकत बनाए, तो लोग तो मरते रहें, क्योंकि सत्ता में ताकत है, सत्ता में ताकत है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, पॉलिटिक्स द मास्टर की। उस सत्ता को कब हासिल कर पाएंगे हम लोग? मैं आपसे अपील करता हूं कि काम करो, संगठन बनाओ। इसलिए तो करता हूं, इसीलिए करता हूं अपील कि आप अहमियत को समझो। जब सब अधिकार खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे हम लोग? जब इस देश के संविधान को जिस तरह से ताकतवर लोग सत्ता में बैठ के पूंजीपति और ब्राह्मणवादी मिलके कुचलने का काम करें, आरएसएस बीजेपी के लोग जिस तरह से संविधान में मिले अधिकारों खत्म करने का प्रयास करें, षड्यंत्र हो रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। मैं आपके याद दिला रहा हूं, स्पेशली मध्य प्रदेश के साथियों के, कि 12 फरवरी को भोपाल में जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि 12 फरवरी के बाद आपके अधिकारों की तरफ आंख उठाने से पहले मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में 1000 बार सोचा जाए। मैं अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के भाइयों से अपील करता हूं कि आप आइए। जो साजिश दुश्मन कर रहा है उसको बेनकाब करेंगे और अपनी एकता से ये संदेश देंगे कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी ये चाहता हूं, मेरा भी एक सपना है, अपने महापुरुषों के सपने को आगे बढ़ाते हुए, कि आप सब लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन मिले। जो अन्याय आपके साथ होता है वो बंद हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था खत्म हो जाए, एक समतामूलक समाज बने। और बिना शक्ति के ये परिवर्तन नहीं हो सकता। शक्ति मैंने आपको बताया
कि शक्ति सत्ता में। इस उद्देश्य को गणतंत्र के समझिए कि ये गणतंत्र क्या संदेश दे रहा है। 74 साल से जो 74वां गणतंत्र हम मना रहे हैं, सूनी पड़ी है बहुजनों के लिए दिल्ली की गद्दी। लेकिन हमारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठे। हजारों माएं हर महीने खून के आंसू रोती है जो अन्याय उनके साथ होता है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी। हजारों लोग देश में भूखे सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद उनके जीवन में एक सवेरा आएगा। हजारों लोग, लाखों लोग बिना छत के सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद एक नया सवेरा आएगा। लाखों लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं इस देश में। सच तो यह है कि लाखों लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। आपको आगे बढ़ के अपने सुख सुविधा को छोड़ के अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हुए पढ़िए ना फूले को, साहू को, पेरियार को, महामना रामस्वरूप वर्मा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, महाराज सिंह भारती को, कुंभाराम आर्य को, सर छोटू राम को। पढ़िए ना मान्यवर काशीराम साहब, पढ़िए ना बिरसा मुंडा को, और जानिए ना उनके दर्द को कि उन्होंने किस दर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसके लिए वो उन्होंने जीना और सुख सुविधाएं लेना छोड़ दिया। क्या ऐसा क्या दर्द था जो उनको महसूस हुआ। समझदार के लिए इशारा काफी होता और ना समझ के लिए कुछ भी नहीं। साहब कहते थे कि सिर्फ सांसों का रखना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। वो कहते थे कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जाए तो उसको नहीं जगाया जा सकता। जो जागे हुए लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी, उनके लिए जो नहीं जागे अभी। मैं इस सपने को रोज जीता हूं। जो विरोधी बहुजन समाज में ही हैं लेकिन विरोध करते हैं राजनीतिक कारणों से, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इतने दिन के लोकतंत्र में अगर आज भी हमें समान अवसर और स्वाभिमान, सम्मान और समानता का जीवन नहीं मिला, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं बस ये चाहता हूं जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि स्वाभिमान, सम्मान व अधिकारों का जीवन जो है अंतिम व्यक्ति को मिले, और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप जिन राजनीतिक कारण मेरा विरोध करते हैं, एक दिन मैं वादा करता हूं आपको एहसास होगा और फिर आप बहुत पछताएंगे। मैं एक तरफ इस पूरी ब्राह्मणवाद की सरकार से लड़ रहा हूं, पूरे संघ से लड़ रहा हूं, इनके इंस्टीट्यूशन से लड़ रहा हूं, इनकी कोर्ट से लड़ रहा हूं, इनकी कचहरियों से लड़ रहा हूं, इनकी मीडिया से लड़ रहा हूं, और एक तरफ थोड़े से राजनीतिक लाभ में आप इस आंदोलन के खिलाफ झूठी बातें करते रहते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि विरोधियों को फायदा हो। हमेशा प्रयास किया कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं उम्मीद के साथ हूं कि इस बार हमारे लोग मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में निराश नहीं करेंगे। वो लोग मेहनत करेंगे। वो विचार जो है उनके पास महापुरुषों के, उनको फैलाने का काम करेंगे। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। वो इस आंदोलन की भूमिका को भी समझेंगे और इस बार वो मुझे कुछ कर दिखाने का मौका देंगे।
जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया ये किया, उनको अवसर मिला है इसलिए वो ये कह रहे हैं। अभी मुझे अवसर नहीं मिला। अब तक जो कुछ करके दिखाया वो संघर्ष के बलबूते करके दिखाया, आपकी ताकत के बलबूते करके दिखाया, आपकी एकता के बलबूते करके दिखाया। अब जो करना है, मैं मानता हूं कि हमसे पहले सीनियर नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस दिन का कर दिया अब आगे की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था समतामूलक समाज का, और जो सपना था सबके लिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन, अधिकारों का जीवन, वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। जरूरी नहीं सब कुछ हमारे आंदोलन के साथ हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करके सब करके दिखाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो कर्ज हमारे ऊपर है महापुरुषों का, उसको हम लोग उतारें। उस कर्ज को हम लोग, वो कर्ज सोने नहीं देता है। वो कर्ज, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे साथी जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, कि पिछले 4 रात से मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखें गवाह हैं इस बात की। आज उम्मीद है कि नींद आएगी। सिर्फ इसलिए जाग रहा हूं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं जाग रहा हूं। ये तो मुझे कोई भी बना देता, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं बना देता। इतनी ताकत हिम्मत हैसियत दी है आपने मुझे। लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, मैं उसके लिए जाग रहा हूं कि वो दर्द कम हो, वो अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या में के कातिलों में हम भी शामिल हो जाए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं जिंदा हूं। अगर ऐसा ना हो कि हमारे रहते सब लूट जाए, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बाबा साहब के हत्यारों में शामिल हो जाएं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि कुछ करके दिखाओ इस आंदोलन के लिए, अपने महापुरुषों के विचार के लिए। इस आंदोलन, इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूं माननीय प्रकाश राम और बाबा साहब अम्बेडकर के। इस बहुजन आंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूं। इन बहुजनों को मनुवादियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। पहले जैसे जीवन नहीं चाहते। 2 रास्ते हैं आज आपसे कह रहा हूं। एक, अपने आप को कमजोर समझ के गुलामी स्वीकार कर, और अधिकारों के बिना जो जीवन चल रहा है, अन्याय के साथ जो जीवन चल रहा है, उसको जीते रहो। एक कि उठ खड़े हो जाओ और काम करो और गुलामी की बेड़ियों को काट दो और स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के जीवन के लिए लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को समझाने का काम करो, तैयार करो लोगों को। कांटे से ज्यादा चुभता हूं आज मैं इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि ना इन पे खरीदा जाता हूं, ना ये मुझे तोड़ पा रहे हैं मुकदमे लगा के, और ना ही ये मुझे डरा पा रहे हैं। ये मुझे डराने के लिए मेरी गाड़ियों में हमला कराते हैं, ये मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं, और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मेरे, अगर मुझे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी आंदोलन कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज इस आंदोलन को चलाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आज हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का विचार जो है एक नौजवान के रूप में फल फूल रहा है। आज एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं, उनके पास लाखों चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं। और आने वाले 5 साल बाद मैं बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तैयार किया। आज हम मोहरे नहीं रहे लोगों की, आज हम अपने बल पे जीने के लिए तैयार हो रहे, खड़े हो रहे हैं। मैं कल बिजनौर रहूंगा, कल मैं राजस्थान था, उससे 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र था, उससे 2 दिन पहले मैं रांची था झारखंड, उससे 2 दिन पहले मैं तेलंगाना था।
2 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ में अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल की धरती पे। ना पैसे दे सकता हूं, ना साधन दे सकता हूं, अपने दम पे आना। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आना। वहां जो साथी हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा की, उसके बल, उसकी शक्ति के प्रदर्शन को आना, और आना इतिहास लिखने को, ये बताने को कि हम इस देश में गुलाम नहीं, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया ना कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी। उन्होंने ही कहा ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस समाज का युवा जीते जी समाज के स्वाभिमान सम्मान हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जो जीते जी इस लड़ाई को लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करता है, अगर उसकी वो शहीद भी हो जाए तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, समाज के लिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए जियो। जब आप मैदान में आ जाओगे, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बल से सब लोग वाकिफ हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाणिकता है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब तरफ अंधेरा है और आखिरी उम्मीद आप है। कुछ साथियों को इशारा करते हुए कह रहा हूं, अपने निजी स्वार्थ में इस आंदोलन को कमजोर मत होने देना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के अन्याय, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की चीजों का सामना करते हुए मैं इस आंदोलन को, तमाम तरह कुर्बानियां देते, अपने 4 बच्चों को कुर्बानियां देते, मैं इस आंदोलन को यहां तक लेके आ पाया। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे मत जाने देना, कभी दुश्मन के मोहरे मत बनना। हमने ये आंदोलन लहू से सींचा, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन लहू सींचा, इसलिए हम लोग इसे लहू से सींचने, अपने महापुरुष सीख लेके। ये आंदोलन इन नसों में बहता है, ये आंदोलन सांसों के साथ चलता है और ये सांसों के साथ ही जाएगा। जब इस सांस खत्म होगी तभी आंदोलन अब जाएगा इस शरीर से। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में इतना जो है सैलाब भर के जाएगा कि हमारे लोग अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं उन माओं को बारे में जब सोचता हूं जो जिन घरों में बच्चों के साथ रेप हत्याएं होती है, जहां पुरुषों बच्चों के साथ, भाइयों के साथ हत्याएं होती है, जहां स्वाभिमान सम्मान का खिलवाड़ किया जाता, तो इसलिए जज्बाती हो जाता। इसलिए कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि चंद्रशेखर रो पड़ा था। मैं अपने समाज को अपना परिवार मानता हूं तो मुझे तकलीफ होती। कभी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं रोया चंद्रशेखर आजाद, और ना कभी रोएगा। आपसे अपील करता हूं कि महापुरुषों के दर्द को सिर्फ चंद लाइनें सुन के मत समझें, उनको पढ़ें, एक बार उनके जीवन को पढ़ें। उनके वास्तविकता में अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो पहले अपने महापुरुषों को पढ़ें। मैं शर्त ला कहता हूं, अगर मुझसे मेरे जितना या मुझसे ज्यादा हौसला ना पैदा हो जाए आपके अंदर, तब कहना। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन अभी ये गणतंत्र मेरे लिए बेईमानी सा है, क्योंकि आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजाद मरूंगा। तो बहुजनों की आजादी के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हजारों साल से आपको इंसान नहीं माना, आपको अधिकार नहीं दिए, वो अब आने वाले समय में आपको अधिकार नहीं देने वाले। वो आपकी बात भी इसलिए करते हैं, आपका वोट का अधिकार, वो आपके पैर भी धोते हैं, आपको गले भी लगाते हैं, आपको अपना भी करते हैं, आपके महापुरुषों को फूल भी चढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके वोट को लूट सके।
सही माने में आज भी आप उनके लिए अछूत हैं, गुलाम हैं, शूद्र हैं। इसलिए बहुजन समाज में एकता बनाओ मेरे भाइयों। SC ST OBC एकजुट हो जाओ, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाओ और निकम्मे, निठल्ले और स्वार्थी नेताओं को छोड़ के काम करने वालों को मौका दो। जो सिद्धांत मैंने सुबह भी लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा मत पेटी से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। उस सिद्धांत को भी समझो। राजाओं के भरोसे मत रहो। राजाओं की नजरों में प्रजा कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आज के राजा ऐसे ही, और आप कीड़े मकोड़े नहीं हो। बाबा साहब के वंशज हो, फूले के वंशज हो, साहू के वंशज हो, पेरियार के वंशज हो, संत गाड़गे महाराज के वंशज हो, नारायणा गुरु के वंशज हो, मां सावित्रीबाई फुली, मां रमाबाई के वंशज हो, मां अवंतिबाई लोधी, मां झलकारी बाई के वंशज हो। इसलिए कह रहा हूं, अपनी शक्ति को पहचान। मां आशा गुजरी के वंशज हो, धन सिंह कोतवाल के वंशज हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपनी ताकत को पहचानो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर टाइप के वीरों, इतिहास आपको क्यों याद रखे, कुछ ऐसा करके जाने के लिए काम करो। पुनः धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं और ये उम्मीद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों से कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। सबसे ईमानदार, सबसे समर्पित, सबसे काम करने वाले अगर सिपाही हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास। जय भीम। जय भीम। ये चोमू की ऐतिहासिक धरती और यहां उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथी हैं, चाहे वो वहां बैठे हो या यहां बैठे, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के पीछे कारण, देखो मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं, कभी निगेटिव नहीं सोचता, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता हूं। मैं निगेटिविटी को अपने आसपास में नहीं आने देता, जब आती है तो तत्काल निकाल देता हूं, एकदम दूर कर देता हूं अपने आप से, क्योंकि एक बहुत बड़ा रास्ता चुना हम लोगों ने, एक लक्ष्य बनाया जो बहुत दूर है। अगर हम छोटी छोटी निगेटिविटी में फंस जाएंगे तो कभी अपने रास्ते को पूरा नहीं कर सकते हैं। जो भी अवसर मिले उसको चूको मत, उस अवसर का फायदा लो, चाहे छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से सीखने को मिले सीख लो, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे सीखने को मिले सीख लो। देखो, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। ये युद्ध का मैदान है, जंग का। भेड़ बकरी नहीं जी सकती हैं और भेड़ बकरी के भरोसे लड़ भी नहीं सकते, योद्धा तैयार करने पड़ेंगे। बहुजन समाज के लोगों में काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, झंझोड़ झंझोड़ के उनको उनका हमारा इतिहास बताना पड़ेगा। ये करो और मरो की स्थिति है। इस बार चूके तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। गुलामी बहुत तेजी से आ रही है, बहुत तेजी से, और ये लास्ट बैटल, आखिरी लड़ाई, तीसरी आजादी की, और ये हमें जीतनी है, लड़नी नहीं है। क्या करना है? जीतनी है। जीतनी है। हम जीतने के लिए पैदा हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा होगा हमारे लिए होगा। 21वीं सदी हमारी, उनको हमारे ऊपर भरोसा था
कि जब मेरे आने वाली पीढ़ियां मेरा इतिहास पढ़ेंगी, मेरे संघर्ष को पढ़ेगी, तो लड़ेंगी, मेरी बात पे खड़ी हो जाएंगी। आप उनमें से एक हो, आप लाखों में से एक हो जो इस मूवमेंट को चला रहे हो। मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। चोमू के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मानित मंच, आज यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान, गौरव का पल है। यहाँ उपस्थित हमारे सीनियर लीडर, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सारंग साहब, हमारे आरडी मीना जी, जो प्रकृति भक्त वैज्ञानिक, जिन्होंने 3 वर्षों तक राजस्थान में पीने के पानी की समस्या से मुक्त और 5 वर्षों में 100% जल सेचन की व्यवस्था की बात बताई। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे मंच पे यहाँ उपस्थित मैं धन्यवाद करता हूं वरिष्ठ इतिहासकार, क्योंकि यहाँ व्यवस्था जो है वो निगल जाती है प्रतिभाओं को, लेकिन हमारे बीच मौजूद भाई मनोज दुमन जी मेरे क्लासमेट भी हैं और इस संघर्ष में मेरी ताकत भी है। मैं मनोज भाई का भी इस मंच पे धन्यवाद करता हूं। और जो गाजियाबाद से 2 अजीम शख्सियत हमारे साथ आई आज, उनका मैं क्या बखान करूं। मैं दोनों सीनियर साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी कही एक एक बात मैं 1-2 भी नहीं कर पा रहा हूं आपको, मैं 2 को 1 के रूप में मानते हुए स्वीकार करता हूं कि आपने वो लिखा जो इस देश का वास्तविक सत्य है। मैं दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि संघर्ष बहुत आयाम की तरफ चल रहा है, मंजिल की तरफ बढ़ना है। फिर भी मैं आज, जबकि मैं शहरों शायरी से बहुत दूर रहता हूं, सुनने से भी और सुनाने से भी, लेकिन फिर भी मुझे आज दिली खुशी हुई कि हमें सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते थे कि आदमी मार के जख्म भूल जाता, लेकिन बात के जख्म नहीं भूलता। बात ऐसे धारदार हथियार से ज्यादा खतरनाक तरीके से चुभती है, जिसके बाद आदमी अपने आप में अगर तय कर ले, संकल्प ले, तो पता नहीं क्या कर दे। मुझे एक बात चुभी हुई, और उस चुभी हुई बात की वजह से मैं यहां खड़ा। यह व्यवस्था बड़ी कड़वी। मैंने अपने पिता को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है, और जब मैंने उनको एम्स में, मेरे पिताजी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, मेरी नजर में मेरे हीरो, जब मैंने उनको जमीन पे, मैं उनको वो स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं करा पाया, उनको अच्छा इलाज नहीं करवा पाया, तो मुझे एहसास हुआ कि यहां कितनी बड़ी खाई, गरीबी, अमीरी, जातिवाद, तमाम तरह की परेशानियां। और उस दिन मैंने अपने मन से तय किया था कि जब अगर मौका आया और अपनी मेहनत से अवसर बना, तो किसी गरीब को इस अन्याय का सामना नहीं करने दूंगा। किसी बेटे को रोने चिल्लाने नहीं दूंगा कि उसको अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। कोई भाई तकलीफ में नहीं होगा, अपने भाई को नहीं बचा पाया। ऐसे समय में अपनी मां को, अपनी बहन को कोई नहीं खोएगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कोई नहीं खोएगा। आज तो हजारों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। और जब मेरे पिताजी को ने 11 जनवरी 2013 इसी महीने, कठिन महीना होता है, कठिन दिन होते मेरे लिए, मैंने अपना हीरो खोया इस महीने में। तो मैंने 12 जनवरी को तय किया 2013 में कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तब मैं जा रहा था पढ़ने के लिए अमेरिका, और मेरे पिताजी ने मुझसे बात कहा कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, तुम भी वहां जाके पैसे वाले हो जाओगे, सुख सुविधा हासिल कर लोगे, लेकिन यहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आज तक भी उनको इंसान नहीं समझ।
बेबसी लाचारी में जी रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा उनकी जिंदगी बदलने के लिए। वो खड़ा होना चाहते हैं, उनको कोई उनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं जो उनका सहारा बन जाए। तो सब लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं, पता नहीं कभी कोई आएगा क्या। तो मैंने अपने पिता से वादा किया कि पता नहीं मसीहा तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपका खून होने के नाते आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आज के बाद अपने जीवन का पूरा समय इस आंदोलन में लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द, उनकी तकलीफ, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी, सर छोटू राम की कुर्बानी और अपने संतों गुरुओं महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार, उनके 4 साहबजादे, मां गुजरी, वो तमाम रहबरे आजम जिन्होंने दुनिया में कमजोरों, गरीबों, मजलूमों के लिए कुछ किया, उन सब के दर्द को अपना दर्द बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, देखो लोग ये कहते हैं मनोज भाई कि नौजवान नौसिखिया होते हैं। 23 साल के थे भगत सिंह जब उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और हंसते हुए। और उससे पहले उन्होंने जेलें काटी, अपने लिए लड़े, तमाम तरह के जो बुनियादी जवाब देने थे वो दिए, भूख हड़ताल की तमाम तरह के अन्याय सहे, लेकिन वो इतने लोगों की आवाज बने। आज उनके जाने के बाद हम लोग याद कर रहे हैं उनको, उनके कर्म की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके बलिदान की वजह से। मैं गौरवान्वित हूं सोमो की इस धरती पे कि यहां एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मैं आपके सब बीच में भी एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। देखो, भविष्य किसी ने नहीं देखा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके हिस्से में उतनी सफलता आएगी। हो सकता है आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस मंच पे हो या वहां हो सकता है कल इस प्रदेश का मुखिया हो, इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो। मेरी बात को आज याद रखना आप लोग। हो सकता है वो इस देश में केंद्रीय मंत्री बने, हो सकता है वो इस प्रदेश का राज्यपाल बने, हो सकता है वो और किसी बड़े पद पे ओहदे पे बैठा हो। कोई तय नहीं कर सकता कि यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हो सकता है यहां बैठा हुआ व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बने। कोई तय नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो वोट तैयार करेगा, लोगों को तैयार करके उनके हक की लड़ाई लड़के आगे बढ़ेगा। आज जो यहां बैठा अपने आप को कमजोर ना समझे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ये सोचते हम नहीं कर सकते हैं। भाई, इस देश को लोकतंत्र किसने दिया? हमारे रहबरों ने, वरना यहां तो राजशाही थी। राजशाही में राजा जो कह दे वो सत्य है, राजा जो दिन को अगर रात कह दे तो रात। लेकिन फिर इस देश में लोकशाही आई। आज मतदाता दिवस, कल गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा कल। ये गणतंत्र दिवस किसके लिए आया? आज तक भी हम लोग नहीं समझे। इस गणतंत्र का मतलब क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? आज तक हम इसको नहीं समझे। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, जो नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी जितनी मेरे ऊपर इतनी आपके ऊपर, जितना कर्ज मेरे ऊपर महापुरुषों का इतना आपके ऊपर। क्योंकि ये जो इंसान, जानवरों से इंसानों की जिंदगी मिली, ये महापुरुषों की देन है, उनके संघर्ष की देन है। ये लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये किसके लिए आई? अगर ये अमीरों के लिए आई होती तो इसमें वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये पैसे वालों के लिए आई होती तो फिर इसमें वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये माफियाओं के लिए होती तो वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। अगर ये राजा के बेटों के लिए होती या राजा के लिए होती तो वोट का अधिकार आपके हिस्से में नहीं आता। ये आपके लिए आई, लेकिन आज तक इसको आप समझे नहीं। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप देखना इस देश का निजाम बदलेगा। जिस व्यवस्थाओं से आप पीड़ित हैं वो व्यवस्था बदलेगी। आपके पास 2 विकल्प बचेंगे। पहला, गुलामी में रहना सीखो और गुलाम बनकर रहो, और एक, गुलामी की बेड़ियां काट दो, आजाद जियो और राज करो। ये तुम्हें तय करना, तुम्हें कौन सा रास्ता चलना है। लोकतंत्र,
जनता द्वारा जनता का शासन। आज किसका शासन है? जिस उम्मीद के साथ आया था लोकतंत्र, वो तो खत्म होगी। उनको तो कुचला जा रहा है रोज। कहां आजादी है सरकार से सवाल पूछने की? चुनाव से पहले जो झूठ बोला जाता है, हम ये देंगे, रोजगार देंगे, जमीन देंगे, सम्मान देंगे, हिस्सेदारी देंगे, आरक्षण देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और इलेक्शन के बाद अगर आप उन नेताओं से सवाल पूछो तो झूठे मुकदमे करा देते हैं, लाठियां से पीटते हैं। कहां है डेमोक्रेसी? पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, गरीब लोग कहां लड़ सकते हैं चुनाव? इस देश का चुनाव लोग कहता है कि अगर आप 30 लाख प्लस पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो कुछ नहीं खर्च हो रहा है, ये लिमिट है। यानी कि 30 लाख रुपए जिसके पास हो वही अच्छा चुनाव लड़ सकता है। आप में से कितने लोगों जिसमें 30 लाख रुपए हैं? जब ये सपना देखा गया, उस समय ये उम्मीद थी कि अंतिम व्यक्ति भी अपने लोगों को तैयार करके, क्योंकि वोट डालने में पैसे नहीं लगते हैं, अपने वोट को तैयार करके वो आगे बढ़ सकता है और अपने समुदाय का हल कर, हितों की रक्षा कर सकता है, अपने समुदाय की परेशानियों का हल कर सकता है। ये था लोकतंत्र कि एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा सपना देखे और मेहनत करे, उसके लिए समान अवसर हो। लेकिन इस देश की माफियाशाही ने, इस देश की भ्रष्ट मीडिया ने, इस देश के पैसे वाले लोगों ने उस लोकतंत्र को कुचल दिया और आज भी पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं। और हमारे लोग इतने भोले हैं कि पैसे वाले लोगों की बातों में आके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप अपने मन से सोचो, जिन बुनियादी परेशानियों से आप लड़ रहे हो, क्या वो पैसे वालों के एजेंडे में है? क्या कभी किसी पैसे वाले ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर आपके दिए कि आपके घर में आटा नहीं तो आप आटा लिया? क्या कभी आपकी आंखों में आंसू देख के कोई बहुत बड़ी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति रुक के उसने कहा कि तेरी समस्या क्या, बता, मैं तेरी समस्या दूर करता हूं? जो अन्याय, अत्याचार, जातिवाद की वजह से हम लोग चाहते हैं इस देश में, क्या कभी किसी ने अपने मैनिफेस्टो में लाके कहा कि हम खत्म कर देंगे इसको? ये इंसान है, इंसानियों में जातियां नहीं होती, तो ये जाति व्यवस्था हम खत्म कर देंगे। तुम्हें जातीय समस्या है या नहीं है बताओ? जाति और जातिवाद समस्या है या नहीं है बताओ? किसी पार्टी ने आज तक मैनिफेस्टो में लाया क्या कि हम जातिवाद खत्म करके इंसानों में भाईचारा पैदा करेंगे? क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं और वो छोटी बातें आपसे कहते हैं, हम उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। वो डरते हैं, वो सच्चे लोगों से और सच्चाई से डरते हैं, वो आपसे डरते हैं, वो आपके जागने से डरते हैं, वो आपके संघर्ष से डरते हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं। आज नहीं तो कल आप सबको इसका सामना करना है। जो मैंने कहा, दो रास्ते हैं, क्या तो तय करो कि तुम जानवरों से भी बुरे हो और तुम इस गुलामी में अपने जीवन को काटना चाहते हो, या फिर तय करो कि दुनिया की कोई गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों को नहीं रोक सकती इस देश में राज करने से, इस प्रदेश में राज करने से। जितने लोग यहां बैठे हैं ना, अगर इतने लोग सच्चे मन से, मन बनाकर, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर काम करने लग जाएं, तो मैं गारंटी से कहता हूं विपक्षों की जमानत जब्त हो जाएगी चोमू में। आप उसे शर्त लगा लेना। लेकिन ये सिर्फ ताली बजाने से नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको जमीन पे जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके पास झंडा, आज आपके पास डंडा, आज आपके पास पहचान है, आज इस लोकशाही में आपकी बात सुनी जाती है। इस पहचान को, इस लोकशाही को, महापुरुषों के सपने को अगर हम लोग कुचलने से नहीं रोक पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे भी सवाल पूछेंगी कि जब ये महापुरुषों का सपना कुचला जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों आपने जवाब दिया? क्यों आप रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे थे? आप सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के अपने से सवाल करो, औरों को छोड़ो। अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते तो आज आप यहां मुझे तान के बैठे होते क्या? अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपने बच्चों को बचा लेते, तो आज आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के बारे में सोच रहे होते क्या? आज जो अवसर आपके पास है, क्या ये अवसर होते क्या?
जब उन्होंने इस बात को समझ लिया और उन्होंने अपने परिवार को एक तरफ करके और समाज की लड़ाई लड़ी, तो हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं भारत में जो मांगने से मिला। यहां तो साफ पानी पीने के लिए, साफ पानी छोड़ो, तालाब का पानी पीने के लिए लड़े बाबा साहब अम्बेडकर। आज बिस्लेरी का पानी, वो बोतल मैंने उठा के फेंकी अभी दी पीछे, वो बोतल बिस्लेरी का पानी, साफ पानी, ये किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया बताओ? हमने उनको क्या लौटाया? बस एक दिन जयंती मनाते और खुश हो जाते हैं, या उनके सपनों को कुचलते हुए देख रहे हैं अपने आगे कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक इस देश का संविधान जिंदा मैं जिंदा हूं। आज उनके बच्चों के सामने उनके संविधान को कुचलने की तैयारी की जा रही है, और दुश्मन कह रहा है कि मिटाकर रख देंगे हस्ती तेरी। दुश्मन कह रहा है, रोज कहता मंच पे चढ़ के कि हम इस देश को ये राष्ट्र बनाएंगे, ये राष्ट्र बनाएंगे, और हमारे लोग नहीं सो जाग रहे हैं। जो जागे हुए वो यहां हैं। इनमें कल बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। देखो, अगर भारत में वास्तविकता में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता, कानून तो है, अगर हत्या होगी तो हत्यारे को सजा होगी, अगर रेप होगा तो रेप करने वाले को सजा होगी, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा, बेइज्जत करेगा तो उसको सजा होगी। लेकिन वो सत्ता के आगे मजबूर है। वो कानून सत्ता के दरवाजे पे दम तोड़ चुका है। इसका पैमाना ये नीतू का परिवार यहां बैठा हुआ, ओम प्रकाश रायगर ने, जो छोटा भाई मेरा, मुझे आज भी तकलीफ है उसकी, उसने जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जो कदम उठाया, जब वो नाउम्मीद हुआ कि न्याय नहीं मिलेगा, और उसने जो कदम उठाया, मुझे आज भी झंझोड़ता है वो आज भी चुभता है मुझे। और मैं इस बड़े प्रदेश में उसको न्याय नहीं दिला पा रहा। मैं कितना बड़ा हूं आप सोचो अपने मन से। यहां का निकम्मा मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रहा है। मेरा बस चले, मैं उसको एक मिनट मुख्यमंत्री न रहने दूं। वो भी दोषी अगर वो न्याय को प्रभावित कर रहा है। वो अगर मेरे परिवार के आंसुओं की अगर कदर नहीं कर रहा है, इनको आंसू बहाने के लिए मजबूर कर रहा है, वो भी जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी थी, वो इस प्रदेश का गार्जियन है कि वो गलत को गलत कहता और सही को सही, जिन्होंने अन्याय किया उनको सजा दिलवाने में मदद करता। तब मैं मानता कि वो अच्छा मुख्यमंत्री है। लेकिन वो सत्ता के दम पे हमारे अधिकार को कुचल रहा। ये मिल रहा है राजस्थान में। जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला अभी साथियों। जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। और यही जो जालौर में आपके साथ हुआ मटकी से पानी पीने पे, ये है राजस्थान, असली राजस्थान ये है। लेकिन इस राजस्थान से जो क्रांति पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही, क्योंकि हमारे लोग घुटने टेके हुए लोग हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हजारों लोग आज सड़कों पे सोते हैं। मैं दिल्ली में जब रात को लेट नाइट निकलता हूं ना, घर पहुंचने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम पहुंचने के लिए, तो मैं देखता हूं। मैं एक दिन 2:30 बजे निकला, मेरी फ्लाइट थी। 2 महिलाएं आग जला के ताप सेक रही थी, छतरी थी उनके सर पे। ये भारत। आज भी भारत में लाखों लोग सड़क पे सोते हैं, लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं, और लाखों लोग बिना कपड़ों के सोते हैं। ये है भारत की डेमोक्रेसी। चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकशाही देके उम्मीद की थी कि आने वाली पीढ़ियां लोकशाही की सत्ता की ताकत को समझेगी। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियां हल कर देगी। लेकिन नहीं समझी मेरे लोगों ने बात। मेरे लोगों को लगता है कि पैसा बड़ा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पैसे का निर्धारण सरकार करती है, कि कौन सी योजना किस समाज के लिए, किस खाते में कितने लोग जाए, कितने पैसे जाएंगे, ये सरकार तय करती है। वोट हमारा और राज उनका, और फिर भी तकलीफ नहीं हो रही है। इतना अन्याय सह रहे हो रोज, फिर भी नहीं लड़ना चाहते हो।
मैं 60 साल 55 साल वाले को क्यों कहूं? जिस समाज की जवानी जो है वो गुलामी को एक्सेप्ट कर रही है, उनके बुजुर्गों से मैं क्या लड़ूं? जवानी वो होती है जो पत्थर से टकरा जाए, जवानी वो होती है जो पहाड़ से टकरा जाए। आपने पढ़ी नहीं क्या दत्तन मांझी की कहानी भी? पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया अकेला आदमी, ये होती है सच्ची इच्छा शक्ति। आप पढ़ो ना बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी कि हजारों साल की गुलामी काट दी। आप पढ़ो ना बिरसा मुंडा की कहानी कि जो अपने लोगों के लिए बलिदान हो गए। पढ़ते हो नहीं, जानते हो नहीं, जो दुश्मन दिखाता है उसी को जान जान के खुश हो। इस देश में तुम्हारा वजूद, जिन गुलामों के भरोसे तुम रहो, ये तीनों घटनाएं मैंने जिक्र की तुमसे, तीनों बड़ी घटनाएं, पूरा देश हुआ इन घटनाओं पे। बताओ तुम्हारे गुलाम नेताओं को जिनको वोट देकर बना तकलीफ हुई क्या? ईमानदार से बताओ, नहीं हुई। एक शब्द कहा उन्होंने? तुम्हारी लाशों में अगर वो एक शब्द बोले तो मुझसे बताओ। जिनको तुमने नेता बनाया जात के हिसाब से कि साहब ये मेरा नेता है, मेरा नेता, वोट दे के, जिनके साथ आज भी तुम फोटो खिंचवाने में गौरवाद में महसूस होते हो, बताओ तुम्हारी लाशों में उनके मुंह से एक शब्द निकला हो? क्यों नहीं निकला? क्यों तुम इंसान नहीं हो क्या? सोचो, अगर तुम अपने मन से सोचो, अगर तुम्हारे किसी अपने के साथ कुछ हो तो तुम्हें दर्द होगा नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग मानते दर्द होगा? अब ये बताओ, अगर वो तुम्हारे अपने होते तो उन्हें दर्द होता नहीं होता? बताओ, क्यों नहीं हुआ दर्द? क्या कारण है इसका? क्योंकि तुम उनके लिए मात्र एक वोटर हो। चुनाव से पहले आके तुम्हारी वोट देनी है, चुनाव के बाद तुम्हारी शकल नहीं देखनी है, तुम मरो या जियो। इसलिए कह रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको फैसला लेना है। मैं हूं मैदान में और मैंने आपसे, आपके थ्रू, आप तो मेरा परिवार हो, लेकिन जिससे पैदा हुआ उससे भी वादा किया कि जब तक जिंदा इस गुलामी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैंने उनसे भी वादा किया। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके घर में एक हीरो है जिसने आपके लिए कई रातें भूखे पेट काटी होंगी, जिसको मां के रूप में जानते हैं। आपके घर में भी एक हीरो है जिसने फटी पे शर्ट पहनी होगी, लेकिन आपके लिए प्रयास किया होगा आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाओ। जिसने जूते नहीं पहने होंगे, फटी चप्पल पहने होंगे, आपको जूते दिए होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है लोग। उस हीरो के भी सपने होंगे कि कभी तो एक दिन ऐसा आए कि वो खुश हो पाए। क्या वो खुश है आपसे? रोजगार तो है नहीं कहीं, तो वो खुश नहीं है। वो खुश होगा जिस दिन आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी वजह से उसका भी सम्मान। इसलिए आपसे कह रहा हूं, चंद लोग, मुट्ठी में लोग राज करें और इतना बड़ा, अभी का रिसर्च मैंने आज चर्चा की, 1% लोगों पे 40% संपत्ति है। देख जी, 1% लोगों पे, 10% लोगों पे 90% संपत्ति और 90% लोगों पे 10%, और अपनी एक दूसरे की रोटी रूखी सूखी खा के और फिर भी नहीं लड़ रहे हैं। देखो कितनी गुलामी। अगर गुलामी नहीं होती तो आप बताओ कि 10% रिसोर्स में 90% समाज कैसे जी रहा है? इनका सब कुछ छीन के बैठा है मालिक, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान इस देश में क्रांति करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। ये ऐसा दिल लाएंगे कि हर एक मां को फख्र होगा इनके ऊपर, हर एक उस मां को जिसने अन्याय सहा, जिसकी आंख से आंसू के रूप में जो है उसका दर्द निकला, जिसने राजस्थान में नहीं देश के हर कोने में अन्याय सहा है, उस मां को गर्व होगा इनके ऊपर। एक दिन आएगा ऐसा, इनकी मेहनत से आएगा, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े हम लोग तैयार। तुम्हें आजादी का इतिहास अगर तुमने पढ़ा मेरे भाइयों, आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ी नहीं देनी पड़ी? बताओ। देनी पड़ी। या मुफ्त में मिली आजादी? बताओ। जो इस मुल्क के भी नहीं थे उन्होंने भी हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। हजारों कत्ल हुए, हजारों शहादतें हुई, तब जाकर उनको समझ आया कि अब ये नहीं सहेंगे। और तुम चुप हो। तुम्हारी चुप्पी कल आने वाली पीढ़ियों के लिए आदत बन जाएगी।
रोटी कपड़ा मकान हर कोई दे देगा, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं देगा। जिन बहनों की अस्पताल उठती है, मेरे नौजवान साथियों बताओ, क्या वो उम्मीद नहीं करते हो उनके साथ अन्याय ना हो? रोज अखबार उठा के देखो राजस्थान का, किसी को तकलीफ होती है क्या तुम्हारे अलावा? दंगे होते, दंगे नहीं होते, कभी दंगे करवाए जाते हैं। मैं रोज कहता हूं दंगे कभी नहीं होते। जो लोग रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हो कभी दंगे नहीं करते। दंगा कौन करवाता मैं बताता हूं। जो आपके अधिकार कब्जाए बैठा, जिसको पता है कि अगर इसको फुर्सत मिली तो ये सोचेगा कि मेरे अधिकार किसने लूट रखे हैं, वो करवाता है दंगा, जिसका राजनीतिक फायदा होता है। हम इस विचारधारा के लोग जो जोड़ना चाहते हैं किसान को, मेरे को, वो दंगे के कभी हिस्सा नहीं हो सकते। दंगा वो लोग कराते हैं जो नफरत बांट के राजनीति कर रहे हैं, और यहां तो सब लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये भी एक गजब की बात है। इस राजस्थान में तो सब लोग मिलकर आपसे राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए आपकी बात करते हैं। कभी कभी आपकी गली मोहल्ले में आके आपकी महासभा की मीटिंग कराते हैं, क्योंकि आपके पास वोट है। जिस दिन वोट नहीं रही, आपकी गली में नहीं आएंगे। आपकी शक्ल देखना तो बहुत बड़ी बात है, मेरी बात को याद रखना। ऐसा समय ना आ जाए, उससे पहले जागो वीरो, उससे पहले जागो, और घर से निकल के काम करो, समाज को तैयार करो। समाज आज जो हालात हैं, जो होने वाले हैं, उसके बारे में समाज को आगाह करो, और समाज का नेतृत्व करके ताकत बनाओ। और फिर एक दिन ऐसा सवेरा आएगा कि एक गरीब का बेटा जो है वहां जयपुर से इस राजस्थान के स्वाभिमान सम्मान का गौरव लिखेगा। आपका अपना आपके बीच खड़ा होकर इस राजस्थान से आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए हुंकार भरेगा। और अगर वो दिन लाना है तो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। फिर मेहनत करो, वरना बहुत आए मेरे और आपके जैसे अब इतिहास में दर्ज हो गए। इतिहास बनने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपके नाम सुन के गौरवान्वित हो कि कोई आया था। हर मां योद्धा नहीं जनती है, मां प्रयास तो करती है, लेकिन नकारा हो जाता है योद्धा। मां को दोषी नहीं कर सकता, क्योंकि मां तो मां होती है, मां से बड़ा कोई नहीं। हर मां उम्मीद करती है कि मेरा बेटा योद्धा बनेगा। बेटा ही नहीं योद्धा बनना चाहता, मैं क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान में हम लोग अपनी मेहनत से एक नया सवेरा लेके आएंगे, और यहाँ हमको सुनना पड़ेगा लोगों को, हमारे अधिकारों पर डाका नहीं पड़ेगा। और हमारी एकता के आगे ये चंद मुट्ठी भर लोग कमजोर पड़ जाएंगे। आपकी मेहनत के आगे जिस तरह से किसान खेत में काम करता है और बंजर भूमि को उपजाऊ बना देता है, इस राजस्थान की बंजर भूमि को जो बहुजनों के लिए बंजर है, इसको उपजाऊ बना के यहाँ बहुजनों का शासन स्थापित करेंगे हम लोग। आप चिंता मत करें, हम आप भी हाथ बढ़ाओ, मैं भी हाथ बढ़ाता हूँ, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और फिर बताते हैं हुक्मरान को कि हो सकता है कि हम इस देश में गुलाम पैदा हुए, लेकिन हम इस देश में गुलाम नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय जवान, जय जवान। Thank you.